मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज आप सेकेंड ईयर के सेकेंड प्रश्न पत्र में उपन्यास जो है उसके बारे में बताऊंगी कि उन सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर में अमृतलाल नागर का मानस का हंस जो उपन्यास है उसके बारे में चर्चा करने से पहले हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये जान लेना अति आवश्यक है। तो मैं सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास के उद्भव के बारे में आपको जानकारी दूंगी। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के समान उपन्यास साहित्य भी आधुनिक काल की ही देन है। कुछ विद्वान हिंदी के उपन्यास का प्राचीन काल में संस्कृत में लिखे गए दश कुमार चरित, कादंबरी आदि की परंपरा में मानते हैं, किंतु उक्त संस्कृत ग्रंथों में उपन्यास के तत्वों का सर्वथा अभाव है। कुछ आलोचक सूफी साहित्य के प्रेमाख्यानक ग्रंथों को उपन्यास के पूर्वजों की संज्ञा देते हैं और उनके साथ हिंदी उपन्यास का संबंध स्थापित करते हैं। इन तर्कों को विशेष महत्व न देकर हम केवल यही कहना चाहते हैं कि हिंदी के उपन्यासों का प्रेरणा स्रोत अंग्रेजी साहित्य ही है। और अब विकास क्रम की ओर हम चलें। उपन्यास साहित्य की विकास अवस्थाएं इस प्रकार है। प्रथम अवस्था सन 1880 से 1900 तक, और उसके बाद में द्वितीय अवस्था 1900 से 1915 तक, तृतीय अवस्था सन 1915 से 1961 तक, 15 से 61 तक नहीं, 36 तक, और आधुनिक काल सन 1936 से 1947 तक का। और इसमें आधुनिक काल के बाद उत्तरार्ध एवं वर्तमान काल जो 1947 से अब तक माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में 4 नाम प्रमुख हैं: लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां। इनके ग्रंथों में कथा कहानियों की प्रचुरता है। कुछ लोग इंशा अल्लाह खान कृत रानी की केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा राम फुलोरी द्वारा रचित भाग्यवती उपन्यास की चर्चा की है। यह सन 1831 में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने इस उपन्यास की प्रशंसा भी की है, पर न मालूम क्यों इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास नहीं माना है। वह लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ था। अब हम इसके विकास क्रम की ओर चलें तो हिंदी उपन्यास के विकास की जो प्रथम अवस्था है, मैंने बताया था आपको कि इसकी समय अवधि सन 1850 से 1900 तक की मानी जाती है। उपन्यास रचना का प्रत्येक दशा में भारतेंदु के समय में आरंभ हो गया था। भारतेंदु ने स्वयं एक उपन्यास हमीर हट लिखा था, जो अधूरा ही रह गया। इस युग में अन्य लेखकों ने भी उपन्यास लिखे थे। इनमें बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, ब्रजनंदन सहाय, अंबिका दत्त व्यास, रुद्र शर्मा, गंगा प्रसाद गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान तथा बाबू राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू उपन्यास इस युग के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये सब उपन्यास छोटे छोटे एवं उपदेश प्रधान उपन्यास हैं। इस युग में अन्य देशी विदेशी भाषाओं के उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद भी हुए।
ये अनुवाद बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं के उपन्यास के हुए। अनुवाद की इस परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु चरित, एक मराठी उपन्यास, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक अनुदित उपन्यास से मानना चाहिए। उनसे प्रेरणा प्राप्त करके बाबू गदाधर सिंह, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने बंगला उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। इस प्रकार इस युग में उपन्यास के क्षेत्र में छुटपुट प्रयास ही होते रहे एवं केवल छोटे छोटे सामाजिक उपन्यास ही लिखे गए। इस युग में उपन्यास एक लोकप्रिय और व्यवस्थित विधा का रूप ग्रहण नहीं कर पाया। और अब हम देखेंगे हिंदी उपन्यास के विकास की द्वितीय अवस्था। इसकी समय अवधि है सन 1900 से 1915 तक। सन 1900 को पार करते करते हिंदी उपन्यास की जड़ें जम गई थी और उनमें विकास के लक्षण प्रकट होने लगे। इस युग में अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार के उपन्यास प्रस्तुत किए गए। अनुदित उपन्यास प्रस्तुत करने वालों में मुख्य हैं राधाकृष्ण वर्मा, कार्तिक प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमेरी, राधाचरण गोस्वामी, रामचंद्र वर्मा आदि। इन लोगों ने बंगला उपन्यासों को अनुदित किया। अंग्रेजी के अनुदित उपन्यासों में राम काका की कुटिया और लंदन रहस्य उल्लेखनीय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने बेनिस का बांका, गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल नामक उपन्यासों को अनुदित किया। इस युग में मौलिक उपन्यास भी लिखे गए और ये 3 प्रकार के थे। उनमें कौन कौन से? सामाजिक, ऐतिहासिक और रहस्य रोमांच पूर्ण, घटना प्रधान, तिलस्मी और जासूसी उपन्यास। इस युग में साहित्य का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ और तिलस्मी और जासूसी उपन्यास की धारा विशेष लोकप्रिय हुई। इसी दृष्टि से इस युग के प्रतिनिधि उपन्यासकारों में 3 नाम विशेष रूप से गिने जाते हैं: देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। देवकीनंदन खत्री ने कई घटना प्रधान तिलस्मी उपन्यास लिखे, जिनमें हम देखते हैं चंद्रकांता भाग 4, चंद्रकांता संतति 20 भाग, भूतनाथ 21 भाग, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि। इनमें से प्रथम जो 3 उपन्यासों ने हिंदी जगत में धूम मचा दी थी, धुंधुभी बज गई थी इनकी, यहाँ तक कि हजारों लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना सीखा। इस युग में इस प्रकार के घटना प्रधान कौतूहलपूर्ण लगभग 500 उपन्यास लिखे गए। इन उपन्यासों में घटना वैचित्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चरित्र चित्रण, रस संचार का इनमें सर्वथा अभाव है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन उपन्यासों को साहित्य की कोटि में नहीं माना, परंतु इन उपन्यासों जैसा घटना वैचित्र एवं कौतूहल अन्यत्र दुर्लभ है। उपन्यास साहित्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व तो सर्वथा सुरक्षित ही है। इस काल में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए। किशोरीलाल गोस्वामी ने तारा, चपला, रजिया बेगम आदि कई उपन्यास लिखे। गोपाल राम गहमरी ने देवरानी जेठानी, 2 बहन, डबल बीवी आदि उपन्यास लिखे। हरिओद ने अपने उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अध खिला फूल इस काला अवधि में ही लिखे। इन उपन्यासों से खड़ी बोली के विकास का अध्ययन करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। कई लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। मथुरा प्रसाद शर्मा ने नूरजहां बेगम, गंगा प्रसाद गुप्त का वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, हमीर आदि। लालजी सिंह ने वीरबाला, जैनेन्द्र किशोर ने गुलेनार, ब्रजनंदन सहाय ने लालचीन, मिश्र बंधु वीरमणि, विक्रमादित्य और पुष्यमित्र आदि। इन उपन्यासों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पात्रों को चित्रित करके
उनकी गौरव गाथा कही गई है। इनमें वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों, वेशभूषा, आचार विचार आदि का चित्रण चलाऊ ढंग से किया गया है। सारांश ये है कि साधारण कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास ये रहे हैं। इस प्रकार इस युग में हिंदी उपन्यास के विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। हिंदी उपन्यास इस युग में उपन्यास की विषय वस्तु, रूप तथा शैली सब में विविधता का समावेश हुआ, किंतु अपेक्षित गंभीरता का अभाव बना रहा। तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा आगे न चल सकी तथा ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यासों का स्तर भी साधारण ही रहा। आज इतना ही। और अब जो है विकास की तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।